चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दैट इज ऑन द पेज नंबर 306। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से स्टार्ट करेंगे। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस एक्ट, इस एक्ट में हम क्या लर्न करने वाले हैं। देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आई थी एंड अंडर दिस एक्ट वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज सेल, व्हाट इज गुड्स। और कोई भी पर्सन जो बिजनेस करता है तो बिजनेस करने के दौरान उसको अगर कोई चीज को सेल परचेज करना पड़ता है तो वो जो सेल परचेज होती है उसको कौन से लॉ से गवर्न किया जाता है। इट इज स्पेसिफिकली टू अ बिजनेस ओनली, दैट इज अगर कोई पर्सन किसी और चीज का सेल करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई डोंट हैव अ बिजनेस टू सेल द चेयर बट आई एम सेलिंग चेयर, देन दिस एक्ट इज नॉट फॉर मी। अंडरस्टैंड, ये एक्ट किसके लिए है? खाली जो मेरा बिजनेस है, अगर अपने बिजनेस में मैं कोई चीज सेल करूं तो खाली उसी चीज को कवर करेगा। ठीक है, दैट इज गुड्स। गुड्स किस लिए यूज होता है वर्ड्स? दिस इज नॉट अ गुड फॉर मी, दिस इज अ आर्टिकल फॉर मी। तो सबसे पहले एक वर्ड लर्न करो, व्हाट डू यू मीन बाय गुड। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मीन्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। लिखो, एवरीथिंग इज, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज आर्टिकल। Everything in this universe is a article except that article, except that article in which we deal, in which we deal। मतलब समझ आया कि दुनिया में हर एक चीज हमारे लिए क्या है? खाली उस चीज को छोड़ दो जो हम डील करते हैं, जिसमें हम बेचते हैं, जो वो हमारे लिए क्या है? गुड्स है। तो सपोज योर बिजनेस इज टू सेल द बुक्स, देन योर गुड इज बुक्स। मोबाइल बेचने वाले के लिए मोबाइल, मोबाइल बेचने के लिए मोबाइल क्या है? गुड्स। मोबाइल बेचने वाला अगर चेयर बेचे अपनी दुकान की तो वो गुड्स उसके लिए नहीं है। अब नाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन अगेन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कवर किसको करता है? गुड्स को। तो अगर वर्ड को बाइफरकेट करते हो ध्यान से, पहले ना इंट्रोडक्शन पे एक क्लास हमेशा लगाने से पूरी एक बहुत स्मूथ चलती है, आराम से समझ आएगी आपको। तो सबसे पहले सेल ऑफ गुड, इसको कवर करते हैं। सेल किस चीज की? गुड्स की। तो गुड्स समझ आ गया क्या है। तो ये एक्ट किसको कवर करती है? गुड्स को। गुड्स का क्या? सेल। सेल या परचेज, इधर वन वरना सेम थिंग ना, किसी के लिए सेल है तो किसी के लिए परचेज। तो सेल, गुड्स की सेल जो है उसको कवर करती है ये एक्ट। एग्री? सेल ऑफ गुड्स। अगर लीज पे दिया तो ये एक्ट कवर नहीं करती। ये खाली और खाली किसको कवर करती है? अभी हमें समझना पड़ेगा सेल क्या होती है। मैं आपको फ्री में कोई चीज देता हूं, दैट इज अ सेल, इट्स अ गिफ्ट। तो इस एक्ट का नाम क्या है? गिफ्ट ऑफ गुड्स एक्ट। तो इस एक्ट में गिफ्ट कवर। अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें कवर नहीं हो सकती है। तो आई थिंक उसके बाद में आपको खुद आइडिया लगेगा कि क्या मैं करने जा रहा हूं। ओके, आपने रेंट पे एक जनरेटर लिया, वो इस एक्ट में कवर? लीज और रेंट इक्वल बनाना, सेम थिंग ना, तो कवर नहीं होगा। गिफ्ट नहीं कवर होगा। ठीक है, ओके। आपने अपनी टी शर्ट मुझे दी और मेरा कोट आपने ले लिया, हाँ, तो इस एक्ट में ये कवर। दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू से, वी आर डिफाइनिंग व्हाट इज सेल। हमने क्या डिफाइन किया? सेल। सेल मीन्स एनीथिंग। ध्यान से समझोगे तो उसके बाद में खाली थ्योरी, बस इंग्लिश को पढ़ना है खाली। सेल मीन्स व्हाट, अगर हम इस डेफिनेशन बनाए, सेल मीन्स व्हेन वन पर्सन गिव्स द टाइटल ऑफ some article or some goods to someone else, when one person gives a title to someone, सब लिखा हुआ है। when one person, जब भी मैं बोलता हूँ ना लिख लो ना लायक हो, तो लिखना नहीं है, जो चीजें लिखी हुई है उनको दोबारा लिखना है, सब लिखा हुआ है बुक में, जस्ट अंडरस्टैंड ओवर हियर। जब आप किसी को अनकंडीशनल, दैट इज एब्सोल्यूट टाइटल समझते हो, मालिकाना हक किसी और को देते हो इन एक्सचेंज ऑफ मनी, इट इज सेल। ओके, आई वुड लाइक टू सेल दिस टू माई सेल्फ एट 100 रुपीज 100, क्या इस एक्ट में कवर होगा? सर पर्ची कटिए, इनवॉइस काटूंगा भाई। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेल की डेफिनेशन में लिखा हुआ है वन पर्सन गिव्स टू समवन एल्स। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं सर? ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेंगे, वो थोड़ा पजल करना चाहेंगे। प्रोपराइटर में नहीं होता, कहा जाता है आपको फाउंडेशन तक,
जैसा फाउंडेशन में तो बिजनेस एंटिटी पढ़ते हो ना 12 तक, और फाउंडेशन में भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, कि बिजनेस इज अलग एंड बट लॉ में जब आप पढ़ते हो तो जिन्होंने भी अभी रिसेंटली लॉ की, शायद मैंने कंपनी लॉ की क्लास ली थी थोड़े दिन पहले, किस बच्चे ने अटेंड करी थी, एक ने करी ना, तो मैंने एक केस बताया सैलमन वर्सेस सैलमन, क्या समझाया था उसमें आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी, किसको बताया सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी को, जो आर्टिफिशियल पार्टनरशिप तो सबने पढ़ा ना, पार्टनरशिप आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी भी उसकी, और वो नहीं है तो कानूनी नजर में पर्सन, अगर वो पर्सन नहीं है तो वो और बिजनेस नहीं है, तो वो थोड़ा सा 12 तक बच्चों को वो लगता है थोड़ा सा, बट आगे जब बढ़ोगे तो वो किस एंटिटी के लिए बात कर रहा है उसमें जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो सपोज इफ आई वुड लाइक टू सेल दिस टू माई सेल्फ, कैन आई डू सो, ठीक है। अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन को फिर और बताता हूं मैं, आपने कहा कि सर बिजनेस और मैं तो अलग हूं ना, अलग है अगर तो चलेगा ना, उस बिजनेस का फॉर्म लेके आओ जो अलग है। अगर मेरी XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, वो कंपनी मेरे को बेचती है, तो क्या वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कवर होगा, होगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन ने एक नेचुरल पर्सन को बेचा है, और दिस पॉइंट, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहते हैं उस टाइम पे। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज sale, what is goods. So supposingly if I'm selling my chair to you, whether this will be covered under this act or not, I am not a chair seller. No, sir. No. Okay, if I sell books to you in exchange of your t-shirt, No, मुझे बहुत पसंद नहीं है, कहीं लग रहा है बार बार टी शर्ट पे एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है। सो इफ आई सेल माई बुक्स टू यू इन एक्सचेंज ऑफ योर टी शर्ट, आई एम ए बुक सेलर, आई एम ए बुक सेलर, आई एम ए बुक सेलर, मैं बुक्स बेच, मनी नहीं है, तो बहुत सारी कंडीशन है, सबको एक साथ पूरा करना पड़ेगा, दैट इज सेल। क्लियर, सेल इज फर्दर डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, सेल जो कितने पार्ट्स में डिवाइड है आपको, इधर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहले थ्योरी समझते रहते हैं एंड फिर आपको जस्ट मैं पढ़वाऊंगा। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट सेल किस किस में डिवाइड है। पहले होता है सेल, सेल 2 टाइप की है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड अग्रीमेंट फॉर सेल। जब मैं बोलता हूं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल तो वो है ऑन द स्पॉट, करंट, वो है करंट की बात कर रहा हूं। जब मैं बोलता हूं अग्रीमेंट टू सेल, वो कब की बात हो रही है, फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज बेसिकली फॉर कैश सेल, agreement to sale is basically for credit sale. देखो इधर ध्यान से, सेल्स ऑफ गुड्स कब आई, 1930। What do you mean by sale? समझ आ गया, जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी को पैसे के बदले में कोई गुड्स दे तो वो सेल है। गुड्स क्या होता है, जिस चीज में हम डील करते हैं, हमारा बिजनेस है, वो गुड्स है, अदरवाइज देन आर्टिकल है। नहीं, इसमें नहीं आएगी। हम क्वेश्चन कुड भी कि सर अगर इफ यू आर सेलिंग द सर्विसेज टू अस, जिसमें आप डील करते हो और आप पैसे के बदले बेच रहे हो, हम 2 आदमी भी हैं, इट्स अ बायलैटरल ट्रांजैक्शन। बायलैटरल समझते हो, व्हेन 2 पीपल, यूनिलैटरल मतलब है ना, इट्स अ बायलैटरल ट्रांजैक्शन, यू आर सेलिंग समथिंग इन विच यू डील। सो क्या ये कानून से गवर्न नहीं होती है, इट्स ऑल्सो गवर्न बाय द लॉ एज वेल। तो कौन सी एक्ट है इसके लिए, उसके लिए है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहले जो एक्ट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा स्पेसिफिक बना देते हैं, किस चीज का, पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए सर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके बन, स्पेसिफिक किसके लिए और लॉ बन गई, ओके, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए, तो बिजनेसमैन के लिए बन गई एक, ओके। एंड सर किसी चीज के लिए बनी नहीं है तो, लाइक सर्विसेज के लिए नहीं बनी, तो उसके लिए क्या, जनरल एक्ट। 2 वर्ड होते हैं लॉ में, एक होता है स्पेसिफिक लॉ, एक होता है जनरल लॉ। Can you differentiate now and tell me which one among them is specific law, which one among them is general law? sale of goods. Partnership and sales is specific and contract is general, और general law है वही, ठीक है। Got this point? जैसे एक MBBS का डॉक्टर है, वो कुछ भी देख सकता है, वो सर्जरी का केस भी देख सकता है, आता जाता नहीं है, बट फिर भी एक बार के लिए कंसल्टेंसी देगा वो, बट सर्जरी वाला खाली सर्जरी देखता है, राइट। तो
जनरल है वो, जनरल फिजिशियन नहीं बोलते जैसे, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर दिस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए आपकी सेल वर्ड को दो पार्ट में बांटा गया। सेल को दो पार्ट में, क्या क्या वर्ड है? पहला कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और दूसरा अग्रीमेंट फॉर सेल। इसके लिए मैंने एक वर्ड, वन वर्ड आंसर क्या दिया आपको? ये क्या है? कैश। और ये क्या है? आप अपने नोट्स थोड़े अच्छे बनाइएगा, समझाने के चक्कर में बार बार गंदा हो रहा है। अच्छे अच्छे नोट्स बनाए। इज इट क्लियर? ओके, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, अग्रीमेंट फॉर सेल, इज इट क्लियर? नाउ इसके अंदर और इसके अंदर लॉ में कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, लॉ सब जगह सेम चलेगा। दैट मीन्स सेल्स गुड्स एक्ट की एक सबसे ज्यादा बड़ी थंब लाइन क्या है? सब सेल्स गुड्स एक्ट की थंब लाइन है रिस्क फॉलोज, हाँ बताइए, आपकी लाइफ की भी होती है। रिस्क फॉलोज व्हाट? रिस्क फॉलोज गुड्स सेल ओनर और बिजनेस, एनीथिंग। रिस्क फॉलोज ओनरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब सर क्या इस एक वर्ड से, मैं लेट मी टेल यू, खाली इस एक शब्द को समझने से आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे? ये थंब लाइन है। कैसा? आपको क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में? आपको क्वेश्चन आते, दे विल गिव यू सिचुएशन, दे विल आस्क यू, अभी सिचुएशन में गुड्स खराब हो गए, आग लग गई गुड्स को, आप ये बताओ डैमेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या किसका लॉस हुआ? ये क्वेश्चन आते हैं आपको। यू विल अंडरस्टैंड, जब आप स्कैनर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो क्या डिसाइड करना पड़ता है? डैमेज किसके होते हैं? हमेशा ओनर के। तो रिस्क किसका है? ओनरशिप। रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। तो पूरी एक्ट में आपको समझना क्या है? थ्रू आउट दैट एक ही बात समझनी है, ओनर कौन है, हु इज द ओनर। तो कितना आसान, इतनी आसान सी बात के लिए इतनी बड़ी एक्ट बना दी ओनर के लिए, हु इज द ओनर, ठीक है। ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले में एक एग्जांपल लेते हैं, आप मुझे बता सकते हो, दो शब्द लिखे हैं यहाँ पर, मैंने दो टाइप के वर्ड्स लिखे हुए हैं। कैन यू टेल मी अमंग दीज हु शैल बी द ओनर? कौन होएगा ओनर इनमें? देखो, एक तो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, जिसको बोला कैश, सामान लेके चला गया, और एक है अग्रीमेंट फॉर सेल। अब मेरे को बताओगे कौन होएगा ओनर? किसमें कौन होगा? दो, देयर आर टू पीपल, बायर एंड सेलर। एक एक करके करते हैं, रेज योर हैंड, है ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में तो बायर ही है। ऑलवेज बायर इज बायर, ठीक है। यू आर सेइंग योर बायर लास्ट। और कुछ कह रहे हो? पहले पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में किसी और का आंसर है कुछ और। इट्स नॉट ऑलवेज शी इज करेक्ट, शी माइट बी रॉन्ग आल्सो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर ही होएगा हमेशा। मुद्दा समझ आया? लास्ट में पूछ के बात क्या कर रहे हैं हम? एक्ट पता है क्या कर रहे हैं हम? हाँ, तो क्या को सवाल क्या है? लॉस विल फॉल ऑन होम? ओनरशिप। तो जब उसने बेच दिया तब तो ये तो सभी को पता है कि जिसके पास ओनरशिप है उसका लॉस है। इस गिवन सिचुएशन में सेल हो चुकी है, कैश सेल हो चुकी है, किसका लॉस होगा? अरे इतना क्यों सोच रहे हो भाई? आप दुकान से शर्ट लेके आए, रास्ते के अंदर जल गई, खराब हो गई, किसका लॉस है? दुकान वाले को बोलोगे वापस दे, बायर का है, ठीक है। इसी के अंदर दूसरा सवाल, आपने उसको कैश पे नहीं किया, तो ये हो गया क्रेडिट। तो किसकी लायबिलिटी है? हाँ, सेलर, है ना? एक मिनट आते हैं। सेल हो गई है, कैश नहीं गया अभी। चलो और दोबारा से फिर से, आप जो है एक कोलगेट की ट्यूब लेके आए, ठीक है। वाइल यू आर कैरिंग इट टू होम, आप घर लेके गए, घर ले जाने के रास्ते के अंदर वो कोलगेट की ट्यूब खराब हो गई किसी भी वजह से, ना आपकी गलती नहीं थी उसमें, आपकी गलती नहीं थी, खराब हो गई वो। नाउ टेल मी लॉस किसका है? बायर का। तो थंब रूल क्या समझा आपने? रिस्क किसका है? कैश क्राइटेरिया, कैश इज नॉट द सर क्राइटेरिया। दो मत बनाओ ना, थ्रू आउट द इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, ध्यान से समझो। क्राइटेरिया क्या बताया मैंने? ओनर या कैश? कैश देना लेना
अच्छा, इस एक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ और किन बच्चों को आएगी या क्या सोच से आएगी? उनको आएगी जिनको ये लगता है कि अभी तो पैसे नहीं दिए, लड़ाई कर लेंगे। जैसे दुकान से आप शर्ट लेके आए, ठीक है, शर्ट जो है वो श्रिंक हो गई, गारंटी पे नहीं थी, गारंटी पे नहीं थी शर्ट, आप ले गए, मेरी गारंटी नहीं है, बट आपने पैसे नहीं दिए अभी तक उसको, ठीक है, किसकी लाइबिलिटी है? बायर और सेलर, हम कौन, तुम कौन है? बायर और सेलर, वो गारंटी नहीं थी और पैसे भी नहीं दिए अभी तक, तो उसको खराब, श्रिंक, खराब फटी हुई शर्ट के भी पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ 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 टैप हो जाता है, दिस इज अ ट्रैप, दिस इज अ ट्रैप, ठीक है, बायर की होगी, बायर की होगी। ये दिल्ली वाले बच्चों को समझाने में बड़ा वक्त लगता है मुझे। जैसे जो हमारे बच्चे वीडियो पे और पे क्लास लेते हैं या पेन ड्राइव वाले, वो दिल्ली के बाहर के शरीफ है, ठीक है, अगर हमारे यहाँ गलती है मान लेते हैं, हम तो सामने फाड़ के भी हमारी गलती नहीं मानते, ऐसे लोग हैं, हम लड़ लेंगे, ठीक है, क्या शर्ट खराब है फेंकाएंगे, ठीक है। तो अब क्राइटेरिया क्या है? मालिकाना हक। मैं इसीलिए उसको आज खाली आपको इंट्रो क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आगे आने वाले दिनों में बार बार ये सवाल उठेगा, सर पैसे तो दिए नहीं थे, ऐसे थोड़ी होता है, फेंक देंगे उसको ले जाके, ठीक है। इट्स नॉट अ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है? मालिक। उस वक्त मालिक कौन था शर्ट का? बिल कट गया, बिल कट चुका है, बिल पे टू मिस्टर एक्स लिख दिया ना, अब आपने पैसे दिए या नहीं दिए, लाइबिलिटी आपकी है। तो सवाल उठता है कि आपको उस शर्ट के पैसे देने पड़ेंगे। क्या सेलर कोर्ट जा सकता है? सेलर कोर्ट जाएगा। दैट्स व्हाट द डैमेज इज। पूछा क्या कि डैमेज किसका है, ठीक है, डैमेज कौन बियर करेगा? बायर, ठीक है। तो क्या सेलर को पैसे देना पड़ेगा उसको? सर आप ओनर हो, देना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल एक और। आपने सामने HCL के शोरूम से एक लैपटॉप ऑर्डर किया, उसको गए आपने कहा कि 50,000 का एक लैपटॉप दे दे मुझे, आपने उससे लैपटॉप लिया, आपने कहा कि मैं ना बाहर, आप लैपटॉप निकालो, ये पैसे पकड़ो, पैसे कैश और इनवॉइस बनाओ, पैसे पकड़ो, मैं 2 मिनट सामने चाय पी के आ रहा हूं। आप चाय पीने गए, लैपटॉप निकाल के रखा हुआ था बाहर अलग से, ठीक है, मैं आके ले लूंगा, उस दौरान लैपटॉप टूट गया, बिल कर लिया, ये बच्चा तो समझ गया, एक ही क्राइटेरिया क्या? ओनर। बिल बन गया, सर आप चाय पीने अब 2 दिन नहीं आओगे, बिजनेस के एंगल से समझो आप इसको। ये मालिक का ऑर्डर की बिल बन तो अभी तो सवाल कुछ और होता ना, मैं आता हूँ उस पर, ठीक है। अच्छा चलो, आपने उसको फोन पे बोला कि भाई लैपटॉप बाहर निकाल दे, मैं आ रहा हूँ 5 बजे लेने के लिए, और 50,000 रुपये मैं तुझे भिजवा दूंगा या दे दूंगा, जो भी कैश क्राइटेरिया वैसे भी नहीं, ठीक है। मैं बार बार पैसे को क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ मैं। 5 बजे आप गए नहीं और 5 बजे दुकान में आग लग गई, कुछ पोर्शन में वहां पर वो लैपटॉप जल गया, आप पहुंचे वहां पर 7 बजे, क्या आपको 50,000 देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। अभी तो बिल बना ही नहीं है उसका। किसने कहा नहीं बना? आपने कहा मैं 5 बजे लेने आऊंगा, 5 बजे के बाद लाइबिलिटी किसकी है? यही तो होता है ना बिजनेस। अगर आपके फादर या मदर कोई बिजनेस करते हैं, माल गोडाउन में बाहर निकाल दिया, अब उसमें आग लगे, जले, जो भी है, किसका है वो माल? अगले का माल है, उठवा ले, यही तो कहते हो, ठीक है। बाकी हम लोगों के बिजनेस का ना क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, हमारे ना वो एक विश्वास, रिश्ते, लेवल, कंफर्ट जोन बढ़ा दिया, उस वजह से सारा का सारा एक्ट हिल चुका है कि सर ऐसे थोड़ी होता है, आग लग गई तो ऐसा थोड़ी होता है, हम क्यों देंगे, मैं जाऊंगा ही नहीं उसके पास। समझ आया कि 6 बजे मुझे दिख रहा है आग लग गई और मुझे कह रहा है पैसे दे 50,000, मैं वहां से कहूंगा बाय बाय, मैं तुझे जानता ही नहीं। हाँ आप तो ये जरूर कहोगे, सवाल इतना ही है बुक्स में समझना है कि क्या कानूनन आप लायबल हो? जी बिल्कुल लायबल, ठीक है। 4 बजे लग जाती तो मैं नहीं हूं लायबल, 5 बजे तक की उसकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। और बहुत इफ बट आने वाले इस एक्ट के अंदर, अभी यहां तक समझ आ गया? इफ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। दिस अ वेरी नाइस एक्ट, बट थोड़ी थोड़ी जगह पर बहुत बोरिंग भी है, कुछ जगह पर बोरिंग इसलिए बिकॉज आपके लाइफ के जो प्रिंसिपल उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, तो आपको कुछ जगह पर ये लगेगा कि मैं नहीं मानता इस बात को, और आप मानो ना मुझे फर्क पड़ता, ना ICSI को, ठीक है, माननी पड़ेगी आपको एग्जाम के लिए। तो बहुत जगह ये चीजें रहेगी क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करेगी हमारी चीजें को। अब मैं बायर तो, ओनर तो मैं ही हूं,
ठीक है, अब मैं उसको बोलूंगा कि तूने मेरी चीज का लॉस किया, वो इज नॉट अ सेलर फॉर मी राइट नाउ। ठीक है, एंड प्लस उसने मुझे अभी तक डिलीवरी नहीं दी। खाली कागज पे लिखने से नहीं होता है, कागज पे लिखना इज नॉट अ क्राइटेरिया, डिलीवरी तो दे मुझे, गिव मी द डिलीवरी। केस में भी तो डिलीवर तो गुड नहीं मैंने क्या बोला था, 5 बजे बाहर निकाल देना, मैं आके ले जाऊंगा, उसने साइड में रख दिया था, वो डिलीवरी हो गई, वो डिलीवरी हो गई। डिलीवरी वो आप आओ मत आओ आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो 5 बजे डिलीवरी देने के लिए खड़ा था वहां पर। ठीक है, आपने लिया नहीं, मैंने साइड में वहां निकाल के रख दिया। ठीक है, इस पे भी कोई लॉ नहीं पता जैसे अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगी कि भाई लॉ में तो ये लिखा है तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे गिर पैसे हाँ है ना, जनरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, आपने मेरे सामान तोड़ा, आपने मेरा, आप कहते हो कि वो तुम्हारा है, मैं भी कहता हूँ हाँ मेरा है। किसने तोड़ा? आपने। आपने मेरे सामान को डैमेज किया, अब सेल्स और गुड्स एक्ट से बाहर आ जाओ, अब चले जाओ आप सिविल कोर्ट में। ठीक है, अब तो और ज्यादा भारी जाएगा, मेरा सामान तोड़ा, डैमेजेस टू माय प्रॉपर्टी। ओके डन, दैट्स व्हाट लॉयर वर्क। जैसे अगर अब जैसे कई बच्चे आते पूछते कि सर आप कोर्ट में केस कैसे लड़ते हो, ठीक है, ये कैसे जीत हार कैसे होती है, हमने तो बस वो देखा है, हमें जो लगता है पैसे दिए बात खत्म, ऐसे ही चल, ऐसा नहीं होता है। जैसे अब आपने सवाल किया तो केस को घुमा के कहाँ ले गए, सिविल के अंदर। दैट्स हाउ यू फाइट द केसेस, दैट्स हाउ यू बिकम द गुड कॉर्पोरेट लॉयर। ऐसे लड़े जाते हैं केसेस कि आपको किसी भी, देखो एक लॉयर से बहस नहीं कर सकता कोई, ठीक है, और उसका दिमाग बड़ा तेज चलता है क्योंकि उस अच्छे लॉयर से, झोली छाप वाले नहीं, टाइपराइटर वाले नहीं। दैट्स व्हाट आई से, अच्छे लॉयर बनो, ना तो मत बनो। गोलगप्पे वाला भी बहुत अच्छे पैसे कमाता है अगर अच्छा है तो, मानते हो नहीं बात? तो जिस चीज में भी बनो वो अच्छे बनो, पढ़ना नहीं, गोलगप्पे बेचो, पर अच्छे वाला, पैसे कमाओ। लॉयर बनना है अच्छे बनो। ये बीच वाले जो होते हैं ना, जो ना गंदे और ना अच्छे, गंदा है तो मैं काम छोड़ दूंगा, अच्छा है तो मुझे मतलब, बीच में जो लटकते हैं ना, इनकी बड़ी दुर्गति होती है जिंदगी भर, ना वो छोड़ सकते और ना वो अच्छे में जाते। तो बनना है बेस्ट बनो, हर एक एक्ट को अच्छे से आना चाहिए, हर एक एक्ट कनेक्ट होनी चाहिए, बेस्ट होना चाहिए हर एक चीज, कि मैं वहां हारूंगा नहीं, ये चीज। ओके आते हैं बुक के अंदर जल्दी से। नाउ जस्ट रीड करें इसे। अगर लॉ रिलेटिव सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आपकी एक्ट आ चुकी थी, एंड इट वाज टू बी रेड एज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कब आया ये? तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले सेल्स क्या है, सेल्स से पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, बताया ना मैंने आपको ये चीज। द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड इज मेंशन्ड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हिंदी में कानून जो गुड्स की सेल के बारे में है वो कहां लिखा हुआ है, किसका पार्ट है ये, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनता है बाद में, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपने माइनर को 10 लाख के गुड्स सेल कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है पैसे नहीं ले सकते आप, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट है तो पैसे नहीं ले सकते, ठीक है। उसने झूठ बोल के ले लिया, नहीं ले सकते। कितने माइनर हो यहाँ पर, कोई नहीं है ना। तो कुछ भी माइनर झूठ बोल के ले ले, सच बोल के ले ले, झूठ बोले कि मैं मेजर हूं, माइनर से कुछ नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 4 इसके बारे में बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर, व्हाट इज सेल्स ऑफ गुड्स ये बताया, ट्रांसफर और अग्री टू ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब एक्चुअल में कर दिया, अग्री टू ट्रांसफर मतलब फ्यूचर में। कई बार ऐसा भी तो होता है आप कैश पहले दे जाते हो, गुड्स 2 महीने बाद मिलते हैं आपको, स्टिच करवाते हो, ऑर्डर देते हो, पैसे पहले दे दिए, गुड्स 10 दिन बाद मिलते हैं। तो क्या बोला इधर, मैं सूट की कपड़ों की बातें कर रहा हूं। ट्रांसफर मतलब अभी, और अग्री टू ट्रांसफर मतलब कि मैं दूंगा। ओके द प्रॉपर्टी, सर प्लीज मेक श्योर यू आर राइटिंग एवरीथिंग, जो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं, बाद में भूल जाओगे, छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये। देखो अगर इनको बिना बताए भी मैं आगे बढ़ाऊं तो भी चलेगा, बट ढंग से अगर बढ़ना है, हर एक चीज को आना चाहिए। ये एक्ट दोबारा नहीं पढ़नी है आपने, सीधी सीधी कोर्ट में ही पढ़नी है आपको ये एक्ट, मतलब लाइफ में दोबारा नहीं आने वाली है ये लेवल दोबारा नहीं आएगा, यहां है और कोर्ट में आएगा। तो ये आप बेस्ट करके चलो, यही बेस्ट, इसके दोबारा नहीं करना। ट्रांसफर, अग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू बायर फॉर द मनी कंसिडरेशन कॉल्ड एज द प्राइस। ये क्या हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स हो गया। तो फॉलोइंग दस द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। क्या क्या एसेंशियल है? सबसे पहला, कैन आई सेल टू माई सेल्फ,
To make a sale, how many people are required? So that is sub 2. How many people? 2. तो bilateral. Okay. तो पहला essential bilateral. दूसरा transfer of property. तीसरा गुड्स होने चाहिए और चौथा पैसे के लिए होना चाहिए। एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के 5 एसेंशियल्स हैं। पहला 2 या 2 से ज्यादा, दूसरा मालिकाना हक, टाइटल, प्रॉपर्टी, एक ही बात है तीनों, प्रॉपर्टी इन द गुड्स, टाइटल, मालिकाना हक, ओनरशिप, एक बात है, ट्रांसफर होना चाहिए। मैंने इसका मतलब मैंने आपको बताया था एरो करके, लीज, रेंट, गिफ्ट यहां नहीं आएगा, लीज, रेंट, गिफ्ट यहां नहीं आएगा। गुड्स मैं बता चुका हूं, गुड्स क्या होता है मैं बता चुका हूं, होप आपने वो डेफिनेशन लिख ली होगी अपने कॉपी में। देन किसके बदले में होना चाहिए? दैट मीन्स बाटर नहीं है, बाटर सिस्टम अलाउड नहीं है और फ्री भी नहीं अलाउड है, फ्री भी नहीं है। तो मतलब एक बात बताइए, आपको आपके फ्रेंड ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया और उसने सबको बताया कि मैंने उसको आईफोन दिया, आईफोन एक्स, लेटेस्ट एक्स आ गया, 11 एंड 11 प्रो भी न्यू आ चुका है, कोई एप्पल क्या करके मानेगा। चलिए, तो सपोज हम एक्स में सेटल होते हैं, तो आपको आईफोन एक्स मिलता है और सबको बताया जाता है आईफोन एक्स, उसने अपना नाम कमा लिया, ठीक है, बट आप दूसरे दिन डब्बा खोलते हो, जो फोन है वो खराब है, क्या आप उस पर केस कर सकते हो? क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज मिसिंग है, पॉइंट नंबर 4, 2 जने भी है, मालिकाना हक भी दिया गया है, गुड्स भी है, चाहे मोबाइल बेचने वाला था, ठीक है, बट मनी नहीं आया उधर से, ठीक है, एंड ऑल एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर। कोई सवाल है यहाँ तक तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े फिर। सर मेरे को ना मतलब इस वाले पॉइंट में कंफ्यूजन हो गई कि केस मेरे हिसाब से क्या कर सकते हैं। बहुत जगह आएगा सर एक्ट में, ट्रस्ट मी, ये एक्ट मैं मेरे ख्याल से 600-700 बार से ज्यादा पढ़ा चुका हूँ, और ऐसा कोई बैच नहीं गया जिनमें, स्पेशली दिल्ली के बच्चे, जिनको हर पॉइंट पे ये लगे ये क्या बात है, मैं मुक्का मार दूंगा, मतलब होता ना ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने जैसे और भी बहुत सारे स्टेट में पढ़ाया है मैंने, बट यहाँ के बच्चों को मैं पहले ही क्यों मैं 20 मिनट तक बैकग्राउंड बना रहा था एक्ट का, ये तो हम सीधा यही आ जाते, तो एक बैकग्राउंड बनाया इसलिए कि इसको एक्सेप्ट करो, करना पड़ेगा हमें। आपको क्या डाउट था बताओ, हम फिर भी उसको डिस्कस कर लेते हैं। नहीं सर वो किसी और चीज से तो लिंक हो गया हो। बताइए, मैं आप आगे फिर बढ़ते हैं, डाउट साथ में नहीं लेके जाएंगे। पहले सर मतलब सारी एक केस पड़ा था, उसमें ये था कि एक जो है ना मतलब नेबर जो है एक किसी को ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एक वाइन की बोतल गिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो वो फिर जो दूसरा जो यूज करता है उसकी वो कंज्यूम करके तबीयत खराब हो जाती है। फिर उस केस में जो है कोर्ट ये कहता है कि जो भी पास है वो कस्टमर है फूड का। नहीं, वो उस केस में फूड ईटेबल आइटम के केस में, फूड ईटेबल आइटम के केस में, और वो इस एक्ट में नहीं आएगा, वो दूसरे एक्ट में जाएगा, ठीक है, वो आप उसके ऊपर केस लगा सकते हो, फ्रॉड के, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दो, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दो ना, ये भी मुझे जान से मारने के लिए इसने कुछ मिलाया गया था, वो अलग चीज हो गई वो, ठीक है, बट अगर वो वाइन की बोतल टूट जाती या उसके अंदर वाइन थी नहीं, इस एक्ट में क्या पूछा गया कि वाइन थी नहीं या वाइन की जगह पानी था उसमें, तो क्या आप उस पर केस कर सकते हो? नहीं, फ्री की चीज है, मत कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर हो गया ना? आगे चलें। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन, एसेंशियल्स ऑफ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे हैं। हाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, ओके, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, बता सकते हो? कैश पे क्रेडिट पे ऑन द स्पॉट फ्यूचर के लिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई पेड यू द मनी बट यू विल गिव मी द मटेरियल इन आफ्टर 2 months, इट इज कैश दे दिया मैंने, कैश दे दिया अभी आपको मैंने, आप मुझे ये सूट 2 महीने बाद दोगे आप, फ्यूचर में हो रहा है। ये तो दोनों ही पॉइंट्स दो ही ऑप्शन है, किस में आएगा वो बताओ। आई हैव पेड यू ₹10,000, देखो मैं आपको साथ साथ में पजल करूंगा सो दैट एग्जामिनर ज्यादा ना करे। मैंने आपको 10,000 दिए, आपने कहा 2 महीने बाद आके सूट ले जाना, ये किस में आएगा? सेल और अग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और अग्रीमेंट टू सेल, 2 महीने बाद मिलेगा। हाँ मैं कंफ्यूज आपको भी करूंगा, पैसे दे दिए,
तो आप रीजन नहीं, खाली ये बताओ 1 और 2, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और अग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, अग्रीमेंट टू सेल। सुनो फिर से ध्यान से। अब इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, गुड्स आर डिलीवर्ड एंड प्राइस इज पेड, वेयर इज इन अग्रीमेंट टू सेल वन थिंग इज मिसिंग। एक चीज मिसिंग होती है, एक चीज मिसिंग हुई ना इसमें, पैसा दे दिया सामान नहीं मिला, या सामान दे दिया पैसा नहीं मिला, एक चीज मिसिंग। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होगा? फ्यूचर में। समझ रहे हो आप? जैसे अभी हमारा अगर इन केस सर्विसेज है ये, अगर इसमें इंक्लूड होती तो अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल सर्विसेज हुआ या अग्रीमेंट फॉर सर्विसेज है? बिकॉज आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर्स पूरा होगा तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्ड आएगा उसका नाम। ठीक है, देख के देखो इधर पहला पॉइंट। इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स सोल्ड passes to the buyer at the time of contract। तो इसको सर्कल करके पहला पॉइंट बनाओ। पहली लाइन में लिखा ना, ये देखो, इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the buyer at the time of contract so that he becomes the owner of the गुड। तो सेल के केस में इमीडिएट ओनर बन गया। सर्कल द वर्ड ओनर, क्योंकि फ्यूचर में मतलब नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ओनर के ऊपर सवाल आएंगे, तो बार बार इस पेज को टर्न करना पड़ेगा। सर्कल कर लो, ओनर कब बनता है सेल के केस में? सेल के केस में ओनर ऑन द स्पॉट। In an agreement to sale, the ownership does not pass to the buyer at the time of contract, but it passes only when it becomes to sale or on the expiry of certain time। Agreement to sale में future में होती है। Fulfillment of some condition subject to which the property in the goods be transferred। Next, an agreement to sell is an okay, एक word होता है executory, एक होता है executed। Tenses पता है सबको? Grammar tense, tense सबको पता है ना? उसके बेस पे समझना है। जब ईडी लग गया पीछे तो पास्ट हो गया। आर वाई मतलब गोइंग ऑन में। इफ आई से आर कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी, इज इट ट्रू और फॉल्स? मैं फिर समझाऊंगा अभी आपको, रुको। और इफ यू हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम एनी टीचर इन द 12th, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। फिर से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने कहा कि सर ये मैं 10 रुपए में खरीदना चाहता हूं, ठीक है, आपने मुझे 10 रुपए दी और मैंने आपको ये आर्टिकल या गुड दिया, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। जब दोनों पार्टीज अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर दे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जीक्यूटेड हो चुका। जब किसी एक पार्टी की ड्यूटी परफॉर्म होनी बाकी है, एग्जीक्यूटरी। कोई सवाल? सिंपल है, पूछ सकते हो दोबारा अगर किसी को समझ में आए। क्लास वाले फिर एग्जीक्यूटेड, प्रोवाइडेड उन्होंने कोचिंग की आपका कोर्स करवाया हो तो, या आपने फीस पूरी दी हो तो, दोनों केस। इज दैट क्लियर? चले आगे। ओके। और दिन रात ये आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप शॉप पे जाते हो, सपोज आपने एक फेस वॉश खरीदा या कोई भी ड्रेस खरीदी, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है वो? क्यूटेड, executed, no? Okay, so tell me, contract for sale is फास्ट, दिमाग फास्ट चलाओ। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज पैसा लो सामान दो, एग्जीक्यूटेड। अग्रीमेंट टू सेल, something is to be completed। okay, third, नोट्स साथ साथ में बनते रहने चाहिए सबके। अग्रीमेंट टू सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्योर एंड सिंपल, बट सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्विंस। ये थोड़ा सा समझना है ध्यान से, 1 मिनट बस इस लाइन को याद रखना। अग्रीमेंट टू सेल इज कॉन्ट्रैक्ट प्योर एंड सिंपल। अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? खाली कॉन्ट्रैक्ट। Whereas सेल, बट अ सेल इज कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेंस। सेल के केस में आपको घर तक सामान पहुंचाया जाएगा। अब एक सवाल आ सकता है कि सर मैं सपोज कीर्ति नगर से अलमारिया ले गया, अलमीरा खरीद के लाया, तो रास्ते के अंदर अलमीरा खराब हो गई, किसकी लायबिलिटी है? नहीं नहीं, क्यों उसकी भाई? अभी हमें डिलीवर नहीं हुआ।
डिपेंड करता है डिपेंड करता है कन्वेंस किसका है, हाँ, उसका है डिपेंड करता है कन्वेंस किसका है। अगर कन्वेंस उसका है तो तो उसकी, कन्वेंस हमारा है तो डिलीवरी हमने कहाँ ली है, उधर उसकी दुकान पे ले ली। इज सच क्लियर, इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल समझ आ रहा है अभी, ठीक है। अगला सवाल सर, आपने तो यहां बोला अभी अग्रीमेंट टू सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्योर, मतलब फ्यूचर वाला तो प्योर है, खुद जाओ डिलीवरी लो, हम डिलीवरी नहीं देंगे, ठीक है। आगे लिखा सेल इज कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेंस, मतलब जब सेल होती है तो इसका मतलब घर तक पहुंचाने का भी भाड़ा होता है उसमें। सर हमें तो नहीं मिलता, हमें एलमीरा लेके आया कीर्तिनगर से, मुझे तो नहीं देता। वो कहता है खुद ले जाओ, आपका रिक्शा खड़ा है बाहर, मैं बात करवा दे, तो यही होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज कि हम उसको ऑलरेडी इतना निचो देते हैं कि वो बेचारा अब आपको टेम्पो सर्विसेज के पैसे नहीं दे सकता उसमें, मतलब हम इतनी नेगोशिएशन कर लेते हैं उससे कि टेम्पो सर्विसेज के पैसे हम छोड़ते ही नहीं है उसके पास। आप खरीदो ना ऑनलाइन, अमेज़न से मंगाते हो आप, कहां तक की गारंटी है, घर तक की गारंटी है ना, घर तक की गारंटी है अमेज़न में, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उसके अंदर कहां तक है, कन्वेंस भी साथ में है, कन्वेंस भी साथ में है उसके अंदर, क्लियर? सर वो डिपेंड करता है कन्वेंस किस। हाँ तो उसी का है, सेल के केस में उसी का, हमेशा ही उसी का है। सेल आप नॉर्मल भी खरीदो ना, आप जाओ ना लाइफस्टाइल मॉल से खरीदो, आप ऑर्डर करो लाइफस्टाइल मॉल में, बोलो कि सोफा सेट है मेरे घर पहुंचा देना, वो कहेगा सर ये 70,000 का सोफा और 7,000 भाड़े का लगेगा, 77,000 का बिल है, ये पे करो मैं घर पहुंचाता हूँ आपको। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सर रास्ते में खराब हो तो लाइबिलिटी किसकी है, मेरी है। रास्ते में खराब हो तो लाइबिलिटी किसकी है, इस केस में अभी सेलर की है, सेलर की है। मैं कहता हूं कि तू एक काम कर, इस 70 का भैया डिस्काउंट करो, 50 कर दो, 55 कर दो, उसको हम बेचारे को 55 पे ले आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कहते हैं 7,000 का कन्वेंस और दे, 48 कमाएगा कहां से? तो उस केस में वो कहता है सर कन्वेंस आपका है, रेडी खड़ी है बाहर, टेम्पो छोड़ो, रेडी पे डलवाओ और ले जाओ। वो इंडिपेंडेंट है, रेडी आपका आदमी है, रेडी समझते हो ना, ओके, जो रिक्शा टाइप होता है, जो ट्री साइकिल, इज दैट क्लियर? तो समझ आया, ये वर्ड है यहाँ पर। अमेज़न में तो एग्रीमेंट हो गया, लेकिन हाँ अमेज़न एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है अमेज़न का, कभी पढ़ोगे आप उसके अंदर। तो लेकिन ये डिफरेंस कैसे है फिर, एग्रीमेंट में तो कन्वेंस हो होस क्या बोल, लास्ट वाला वर्ड क्लियर? है कि अभी इसको इंग्लिश, इफ यू विल टॉक इन इंग्लिश देन इट विल बी क्लियर, ठीक है। यू सेड इट्स पॉसिबल टू हैव कन्वेंस इन द अग्रीमेंट, वर्ड इज पॉसिबल, हाँ हो सकता है ना, हो सकता है, करो ना, सेल में मैंडेटरी है। बट आपका सवाल ये होगा कि सर होता तो नहीं है ऐसा, क्यों नहीं होता है, उसका जवाब दिया था मैंने, क्योंकि आप उसको पहले इतना नेगोशिएट कर लेते हो कि उसके पास अब इतना मार्जिन नहीं बचता है, क्लियर? आगे, बट अगर इन केस कन्विंस वो दे रहा है, अगर इन केस कन्विंस वो दे रहा है और रास्ते में खराब हो गया, हाँ कन्विंस आपने नहीं लिया, रास्ते में खराब हो गया, अमेज़न वाला पहुंचा रहा है घर पे, रास्ता कन्विंस वो डेलिबरेटली दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं कन्विंस के, वो उसमें होता है डिलीवरी चार्जेस समथिंग है। अच्छा एक और सवाल मैं आपके एक उस पे क्वेश्चन पे जोड़ता हूं, पहले तो अमेज़न कन्विंस दे रहा है, 50 रुपए डिलीवरी चार्जेस लिया, किसका, किसकी लायबिलिटी, अमेज़न की। नाउ आपने डिलीवरी, अमेज़न कई बार फ्री भी देता है, अबव 500 इट इज कॉम्प्लीमेंट्री भी, नाउ खराब हो गया, अब किसकी लायबिलिटी है, फ्री है वो चीज, फ्री है वो चीज, बताए सेलर और बायर, सेलर और बायर, बायर, अमेज़न वाले केस में तो हम उनको करते हैं। हाँ मतलब अमेज़न का ही केस है, अमेज़न इज गिविंग डिलीवरी टू यू, उसने बोला 500 के ऊपर डिलीवरी फ्री, आपका सामान है 600 का और सामान रास्ते में खराब, हु इज लायबल, सेलर और बायर, सेलर। क्यों सर आप फ्री दे रहे हैं तो क्यों नहीं लायबल कर रहे हो सर? हाँ हाँ मैं आपको फ्री में, मैं आपको बोल के दे रहा हूँ ये फ्री आपके लिए, खराब हो गया केस कर सकते हैं, कह रहे मेरे ऊपर करोगे, उस पे नहीं, हाँ इस पे क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बोल के दे रहा हूँ ये फ्री है आपके लिए, खराब हो गया, केस कर सकते हो। आंसर, आंसर करेक्ट है, रीजन इज करेक्ट, नॉट करेक्ट, फ्री नहीं है वो, दैट्स इंक्लूडेड इन देयर मार्जिन,
फोकट में कोई चीज नहीं है, फ्री कुछ भी नहीं है। वो कहता है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री आपको देना पड़ेगा हमें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इसीलिए दे रहे हो आप क्योंकि मैं मेन चीज ले रहा हूं एंड मेन चीज में उसका पोर्शन एडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप होटल जाते हो, ठीक है, या आप एक 2 पे 1 फ्री कॉन्सेप्ट सुना ना, है ना, होता ना 2 खरीदो 1 फ्री, 1 खरीदो 1 फ्री। आपने 2 खरीदा और एक शर्ट फ्री में मिली आपको, ये शर्ट खराब हो गई, क्या आप केस कर सकते हो इसके लिए? अभी क्यों? अरे क्यों नहीं कर सकते मैडम, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट हजार की 2 शर्ट खरीदो तो आपको 1000 की 3rd शर्ट फ्री। बताओ जल्दी, 1000 की 2 शर्ट खरीदो, 1000 की 3rd शर्ट फ्री। नाउ टेल मी वेदर यू कैन फाइल अ केस और नॉट। हाँ पजल हो रही हो, आराम से सोच लो। नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यस में कौन को, नो में कौन है? नो में सर करते ही है, पर क्यों कर रहे हैं? तो reason अरे एक मिनट, यस और नो पे आता है रीजन। मैं बैठा हूं ना, आपने पेमेंट की है मुझे, मैं बताऊंगा। हाँ, यस और नो, यस ना, अच्छा। रीजन ये है, रीजन इज नॉट कि उसने बोला था, ये तो वो होगी घरेलू एकदम बात, तूने बोला था मैं क्या करूं, ऐसा नहीं। कोर्ट में ये सब नहीं चलेगा, उसने बोला था। कोर्ट में इज सर नथिंग इज फ्री। अगर वो फ्री है, मैं उसकी शॉप पे जाता हूं, मुझे एक शर्ट दिलवा दो आप। समझ आया? फ्री क्या होता है? फॉर विच आई हैव टू पे नथिंग। ये कोर्ट में इसके हजारों केसेस है इस टाइप के। फ्री क्या है? फॉर विच आई हैव टू पे नथिंग। इफ इट इज फ्री, इफ my lord he is saying it is free, if it is free I am going his shop, provide me this shirt free। मैटर खत्म, मुझे शर्ट ही तो चाहिए थी, फ्री है तो दे दो। सर फ्री क्या है? सर मैं जब होटल जाता हूं ना तो मुझे बाद में सौंफ मिलती है, ठीक है, वो भी फ्री नहीं है। अगर वो फ्री है तो दो ना मेरे को सौंफ, मैं बाहर दुकान लगा लूंगा। आया समझ अभी कॉन्सेप्ट क्या है? अगर किसी चीज के साथ कोई चीज मिलती है तो फ्री नहीं है वो। फ्री क्या है? अगर आपको ऐसे ही मिला, जैसे कई बार आप रामलीला में या मेलों में देखते हो ना, ये पाउच फ्री बट रहे होते हैं, अपने नए लॉन्च होता है तो उस टाइम देते नहीं वो लोग कि टेस्ट करो, टी कॉफी ये सब, या फिर ये कैप टी शर्ट बटती रहती है, वो फ्री है। वो खराब हो गई तो आप केस नहीं कर सकते, फ्री है सर, हमने इससे कुछ भी नहीं लिया था, इसके बदले में फ्री था ये, ठीक है। इज दैट क्लियर? आया समझ? रीजन आ गया समझ क्यों? चलो बड़े आगे फिर। जल्दी से लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ध्यान से समझना, इधर कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। इफ देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल एंड द सेलर कमिट्स अ ब्रीच, ब्रीच मतलब ब्रेक, ब्रेक समझ ना। इफ देयर इज अग्रीमेंट टू सेल एंड सेलर कमिट्स अ ब्रीच, द बायर हैज ओनली पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट द सेलर। एग्रीमेंट टू सेल है, गुड्स देने थे फ्यूचर में, उसने नहीं दिए, मैं क्या करूं? डैमेज दे दे। फिर से ऐसा समझो इसे, देखो, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ना, ब्रीच मतलब तोड़ना। कोई भी वर्ड ना पता हो पूछ लीजिएगा आराम से। सपोज मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक लैपटॉप आप मुझे 50,000 में दोगे, ठीक है। लैपटॉप की रेट बहुत ऊपर नीचे जाती है, या फिर लैपटॉप की रेट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाती ना। आप ऐसा करो, आपने फूड ग्रेन्स, आपने एक एक्स टाइप की पल्स दाल मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 रुपीज केजी के हिसाब से आप मुझे दोगे, और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इससे 100 किलो के लिए। कितने पैसे का हो गया काम? ठीक है, 1000 रुपए के लिए, ठीक है, 1000 का काम हो, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा 13 जनवरी 2020 को, और आपने कहा कि सर ये मैं आपको पहुंचा दूंगा 17 जनवरी 2020 को। क्लियर? 17 जनवरी को आपने कहा मैं नहीं देता,
आपने पैसे ही नहीं दिए, आप मुझसे ये हमारा डेली लाइफ का जो होता है, तूने कौन से पैसे दे दिए थे, जवाब क्या आता है सामने से, तूने कौन से पैसे दे दिए थे, चल भाग, राइट। तो कानून में क्या है इसका, क्या आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा मैं आपको 17 को दे दूंगा सर, सही है। तो 1000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने इसमें से 1 रुपया भी उसको नहीं दिया, बट क्या कैश क्राइटेरिया है हमारा या मालिकाना हक है? ओनरशिप हो गई ना मेरी, आपके लिए 17 को होने वाली है, आज हो चुकी है मेरी तरफ से, आपकी तरफ से ये एग्जीक्यूटरी है, डिलीवर कर दो आप मुझे। 17 को आपने कहा, 17 को इसका भाव चला गया 12 रुपए, क्लियर हो गया क्या मांग सकता हूं मैं आपसे, बता सकते कोई? मैं आगे बढ़ता हूं, आप मुझे बताओ क्या मांग सकता हूं मैं। वो किस प्राइस पे? What will be the damages and who will bear the damages, seller or buyer? बायर बेचारा क्यों करेगा, एक तो दालें नहीं मिली, अंडरस्टैंड, उसका तो कोई पार्ट नहीं है ना। तो क्वेश्चन इज वेदर सेलर विल बियर द डैमेज और नॉट, माय आंसर इज यस। कितना डैमेज लेगा वो? 2 रुपया पर केजी का। कैसे सर? आज के दिन अगर ये दाल खरीदेगा मार्केट से तो उसको कितने में मिलेगी? 12। आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 10 का। डिफरेंस कितना आया? 2 रुपया पर केजी। कितने किलो के लिए? 200 रुपए पकड़ा मध्यमा। यहां आते हुए अब हमारे जो मैंने आपको बताया था ना, कई जगह हम एक्सेप्ट करने में समय लगेगा, पर अगर आप ध्यान से समझो तो कुछ गलत नहीं है इसमें। एक्चुअल में कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होने चाहिए जिससे कि लोग कॉन्ट्रैक्ट करके बाद में डिलीवरी दें, ये नहीं कि देखी जाएगी। यही तो गड़बड़ करते हैं ना बिजनेस में। और झगड़े किस चीज के हैं? क्योंकि इस दिन माल की रेट हो गई 12 रुपए, तो आपको लग रहा है कि मेरे पास 12 वाला बायर खड़ा है तो मैं उसको दे देता हूं, ठीक है, और इसको धमका के निकाल दूंगा। बट सर आपका कायदे से ऑन वर्ड क्या हुआ था? 10 में ना। अब चाहे रेट इसकी 17 चली जाए, आपको 10 में देना पड़ेगा। क्या यही है? कायदा तो यही होता है, ठीक है, बट देते नहीं है लोग। एंड दिस इज अ सिविल डिस्प्यूट। यही डिस्प्यूट इस एक्ट में बढ़ते हैं आगे। समझ आए कहां से डिस्प्यूट, कौन से एक्ट में डिस्प्यूट आते हैं? ये डिस्प्यूट आएंगे इसमें। तेरा को कैश नहीं दिया, डिलीवरी कैश तो दिया नहीं दिया क्या मैटर करता है? मतलब कैश देना नहीं लेना मैटर नहीं करता है ना, तो उसको छोड़ दो। मैटर जो चीज नहीं करती उसको हटाओ। अब आता है कि 13 को मैं आपसे वो दाल लेने मांगने गया कि भाई दालें पहुंचाओ 100 किलो। आपने कहा हम नहीं देंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं दोगे? आपने कहा है नहीं हमारे पास। मैंने कहा ठीक है, काम करो, मुझे साथ वाली दुकान से खरीद के दे दो। आपने कहा तुम खुद खरीद लो। तो मैंने कहा मैं तो भाई 10,000 लाया हूं, आज की रेट है 12। ये 2 रुपए किसकी वजह से मेरे को घाटा हो रहा है? तुम्हारे मना करने की वजह से। तो ये घाटा मैं क्यों भुगतूं? ठीक है, ये मैं आपको टिपिकल घरेलू तरीके से समझा रहा हूं। अब मैं क्यों भुगतूं? ये 2 रुपए तुम दो। रिटर्न नहीं होगा तब तक। रिटर्न बात, एक्ट का नाम क्या है? गुड है, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो रिटर्न में होना जरूरी है। आया समझ? पूछो अभी कोई डाउट्स आप लोगों के, आने चाहिए इस पे। सेलर, the one who has made a breach of contract, the disease जिसने गलती की है। किसने गलती की है यहां पर? चलो एक और उसका उल्टा बताता हूं मैं, थोड़ा समझ आए। सपोज इस केस में रेट हो जाती है, ध्यान से समझना, जिनको भी थोड़ा बहुत डाइजेशन में प्रॉब्लम है इसको मैं करवा देता हूं। सपोज रेट हो गई 6 रुपीज पर केजी है। बायर को कितने में लेना पड़ेगा? 10 में। बायर कहते हैं मैं नहीं लूंगा। बायर ने कहा मैं नहीं लूंगा। क्यों सर? खड़े खड़े उसको तो 4 रुपए पर केजी का लॉस। मार्केट में कितने में बेच लेगा वो? 7-8 में। 4 का वो लॉस, वापस बेचेगा तब भी घाटा हो रहा है उसको। तो जो भी उसको लॉस हो रहा है, बायर ने कहा मैं नहीं लूंगा। किसने ब्रेक किया कॉन्ट्रैक्ट? बायर ने। द वन हु इज मेकिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल सफर द लॉसेस। कितना? सपोज मार्केट की रेट 6 रुपए, उसने कहा मैं डिलीवरी नहीं लूंगा। हाँ, 4 रुपए का। तो वो कह रहे डिलीवरी मतलब 4 रुपए दे दे, बात खत्म। फेयर इनफ? है समझ? क्लियर? चलो अब पढ़ के देखो दोबारा। बुक में लिखा है इफ देयर इज अग्रीमेंट टू सेल, if there is agreement to sell and the seller commits a breach, the buyer has only personal remedy against the seller. personal मतलब, क्योंकि सर personal मतलब एक होता है गुड्स प्लस रेमेडी। तो
एक होता है गुड्स प्लस रेमेडी और एक होता है कैश प्लस रेमेडी। तो कैश तो मैंने दिया ही नहीं, मतलब मैंने तो 10 दिए ही नहीं, तो मैं वो वापस कैसे लूंगा? मैं कौन सी रेमेडी लूंगा? खाली पर्सनल। पर्सनल मतलब सर जो डैमेज घाटा लग रहा है मुझे, गुडविल हो सकती है मेरी, कुछ भी हो सकता है इस केस में। बट इफ देयर हैज बीन अ सेल, अगर सेल है, एक्चुअल में ही सेल हो गई थी, ठीक है, सेलर कमिट्स अ ब्रीच, सेल हो गई और सेलर कमिट्स अ ब्रीच बाय रिफ्यूजिंग टू डिलीवर। सेल हो चुकी है, ऑन द स्पॉट आपने वहां 70,000 रुपए देके आ गए, आपको वहां जाने का 1,000 लगा था, आने का 1,000 लगा, 2,000 आपके कन्वेंस के भी लगे। सेलर कहता है मैं नहीं दूंगा। आप क्या कहोगे? ठीक है कोई बात नहीं, मत दे, एक तो जो मैंने तुझे 70 दिए हैं वो वापस दे, प्लस मेरा आना जाने का भाड़ा, जो जो मेरा घाटा लगा है जेब से, हाँ लेंगे ना। ऊपर क्या लिखा? सेल के केस में क्या लूंगा मैं? भाई सिंपल सी चीज है, जिसकी गलती है वो बियर करेगा। कितना बियर करेगा? आपकी गलती की वजह से जो मेरा नुकसान हुआ है वो तुम दे दो। बात सिंपल है। जैसे मैंने अगर तुम्हें 70 दिया, मैंने आपको अगर 70 दिया तो तुम मुझे 70 प्लस भाड़ा दे दो। लॉस तो होगा नहीं ना, क्योंकि सेल है, सेम डे है, उसी दिन उसी टाइम हो गया ना, क्योंकि 10 रुपए की रेट है आज और आज ही आपने तोड़ दिया, तो ऑब्वियसली मुझे दोबारा 10 में मिल जाएगा ना, तो वो वाला लॉस तो आएगा नहीं। तो देखो इसमें क्या लिखा? by refusing to deliver, the buyer has not only personal remedy against him but also the other remedy which the owner has in respect of goods themselves, such as a suit for conversion or denudement। मतलब बायर उसको ये भी फोर्स कर सकता है कि गुड्स तुम्हें देने पड़ेंगे। आई डोंट नो, आपको गुड्स ये देने पड़ेंगे मुझे, क्या पता इस टाइप की गुड्स हो जो मार्केट में अवेलेबल ही ना हो। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आपके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैंने आगे सेल कर दी। सर बहुत सारे रेमेडीज है, मैं आपको बताऊंगा ना। मैंने एक केस किया था कुछ समय पहले की बात है। देयर वाज आई टेल यू किस चीज का केस था मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं मैटर बताता हूँ। एक कपड़े का व्यापारी बिजनेसमैन था। सो उससे फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए में सौदा किया, या मेरे क्लाइंट ने कि 10 रुपए के अंदर वो मुझे कपड़ा दे देगा। हमने उसको 10 रुपए दे दिए और हम आ गए दिल्ली। आने जाने का भाड़ा लग गया, फॉर एग्जांपल फ्लाइट के हिसाब से हमारा 200 रुपए का आने जाना, बहुत कम को बता रहा हूँ, 200 का भाड़ा लग गया। हमने उसको 10 दिए, 200 का भाड़ा लग गया, 210 टोटल कॉस्ट पड़ी हमारी। हम दिल्ली आ गए, हमने वो 10 रुपए का कपड़ा 17 रुपए में सेल आगे काट दी। समझते हो ये लोकल वर्ड सेल काटना मतलब? वी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ 17 रुपीज। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 7 रुपए। उसने डिलीवरी देने से मना कर दिया। बीइंग अ लॉयर मैं क्या क्या उसके ऊपर लगाऊंगा? मेंटल हरेसमेंट, वो तो अलग अलग बातें तो लगानी ही है, ठीक है। मॉनिटरी बताओ क्या लगा सकते हैं? पहला 200 रुपया दे कन्वेंस, प्लस 10 रुपए दिए थे वो दे वापस मुझे, प्लस जो 7 रुपए का लॉस हुआ है तेरी वजह से मेरा, वो भी दे, ठीक है। उसको बोलते हैं लॉस, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। नोशनल लॉस वर्ड सुना कभी? नोशनल लॉस पार्टनरशिप में सुना होगा आपने, अभी तक वो शायद आया नहीं आपका पार्टनरशिप में। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट 7 रुपए तेरी वजह से हुआ, वो भी दे मुझे, प्लस 1-2 और जो चिपकाने थे गुडविल वुडविल के, वो अलग है, गुडविल वाले नहीं मिल पाते। खैर लॉस ऑफ प्रॉफिट तो सर हमारे पास इनवॉइस होनी चाहिए पर 7 रुपए की, वो क्यों नहीं कर सकते? अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? व्हाट इज अग्रीमेंट टू सेल? पे मी द मनी, आई विल डिलीवर यू, ठीक है। ओके तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे।